हेलो फ्रेंड्स, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। आज इस चैनल के माध्यम से हम टीजीटी सॉल्ट पेपर 2003 को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले हमने वर्ष 2001 का प्रश्न पत्र सॉल्व किया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न पत्रों को देखने से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो वर्ष 2003 के प्रश्न पत्र को आइए हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? तो राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा गिलक्राइस्ट ने दी है। सर्वप्रथम अरस्तु ने ही राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान माना था और उसने इसे दर्शन शास्त्र से पृथक किया था और इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया था। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? साथियों, व्यक्तिवाद जो है की मूल मान्यता है कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए और व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फासीवाद में पाई जाती है? तो फासीवाद प्रजातंत्र का विरोधी है, वह राज्य को साधन नहीं साध्य मानता है, वह समाजवाद और साम्यवाद का विरोधी है, वह अंतर्राष्ट्रीय शांति का अग्रदूत नहीं बल्कि हिंसा और युद्ध में विश्वास करता है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जाते हैं। तो ये ऐसा हुआ है लोक कल्याणकारी राज्य के उदय के कारण। पहले राज्य को एक पुलिस व्यवस्था की तरफ माना जाता था, पुलिसमैन की भूमिका होती थी, परंतु अब राज्य का कार्य अपने नागरिकों का कल्याण करना है। ओम्बड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों, ये ओम्बड्समैन जो है भारतीय प्रारूप है लोकपाल और लोकायुक्त का। और ओम्बड्समैन की सर्वप्रथम जो स्थापना हुई थी वो स्वीडन में 1809 में हुई थी और भारत में इसकी स्थापना अभी वर्ष 2013 के बाद की गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जाति प्रथा का तत्व है चेतनाबोध, आधुनिकतावाद, राजनीतिकरण, संप्रदायवाद। साथियों, जाति प्रथा का तत्व है चेतनाबोध। जाति व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप चाहे कैसा भी क्यों हो, इसने व्यक्ति, जाति, समुदाय, राष्ट्र एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए है। इसी चेतना का परिणाम यह है कि ये अनेक संस्था अनेक संघर्षों क्रांतियों के मध्य से गुजरकर भी आज भी जीवित है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। साथ ही प्राकृतिक अधिकार ना तो किसी को दिया जा सकता है और ना ही इसे व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन बोंदा ने किया था। उसने अपनी कृति दी रिपब्लिक में 1576 में इस शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। रूसों की समान इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? जनमत, अधिकतम लोगों के हित, वह जो समस्त समुदाय के हित में है, वह जो राजा के हित में है। जैसे कि हम जानते हैं कि रूसो पहला विचारक था जिसने समान इच्छा के माध्यम से जनतंत्र का या लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया था। और समान इच्छा वह इच्छा है जो समस्त समुदाय के हित में हो। रक्त संबंध से समाज, समाज से राज्य की उत्पत्ति होती है, यह कथन किसका है? तो साथियों, ये कथन जो है मैकाइवर का है। यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक वे एक आदर्श के दुरूप है। तो साथियों, ये कथन है हर्बर्ट डीन का और उन्होंने माना था कि ना तो ये एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही वे एक दूसरे पृथक आदर्श के दो रूप हैं। जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किया? तो साथियों, हम सभी जानते हैं कि बेंथम ने जो है जेल सुधार की एक व्यवस्था की बात की थी, जिससे वो मानता था कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जेलर जो है केंद्रीय कक्ष में बैठकर सभी कैदियों को जो है देख सके कि वो क्या कर रहे हैं। बंदी गृह में सुधार की बात भी बेंथम ने कही थी और उसने एक गोलाकार जो है जेल की परिकल्पना की थी। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना गया है? तो मनु द्वारा जो राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत था उसके अंतर्गत राजा को धर्म के अधीन माना गया है।
किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है? तो महात्मा गांधी ने धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं माना था। उन्होंने कहा धर्म से पृथक राजनीति नहीं हो सकती है, और राजनीति अगर को यदि धर्म से पृथक कर दिया जाए तो वो मानव के लिए विनाशकारी हो जाएगी। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इस विचार के समर्थक कौन है? साथियों, इस विचार के समर्थक जो हैं आपके हैं रूसो। रूसो ने कहा कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। हैरिंगटन, मेटलैंड, गाडविन, रूसो, बार्कर आदि विद्वानों ने माना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। इनके अनुसार स्वतंत्रता से तात्पर्य है व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो, तथा समानता के अर्थ उन परिस्थितियों से है जिसमें सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हों। किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मन के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है आधुनिक मन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर MP पायली ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिखा है कि अंबेडकर ने संविधान में अपने कई महान व्यक्तिगत गुणों का समावेश किया है। इससे उनकी विद्वता, तर्क शक्ति, कल्पना और अनुभव दर्शन होते हुए वास्तव में आधुनिक मनु थे। लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी हैं? लॉक ने लगभग जो है 35 पुस्तकें लिखी हैं, और शासन पर 2 निबंध जो उनकी 1690 में प्रकाशित हुई थी, जो बहुत महत्वपूर्ण रचना है। हाब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? तो साथियों, हम सभी जानते हैं हाब्स की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो लेवियाथन है, और ये जो है इसी में जो है हाब्स ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सरकार राज्य के आवश्यक तत्व हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूप्रदेश, तीसरा है सरकार, और चौथा है प्रभुसत्ता। संविधान के उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? तो साथियों, हम सभी जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान के उद्देशिका में जोड़ा गया था। अगला जो प्रश्न है वो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सरकार के लिए हैं। वो सरकार के जो है निर्देशित करते हैं कि उन्हें किस प्रकार अपनी नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन करना चाहिए। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त किया गया? साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। हम सभी जानते हैं कि पहले संपत्ति मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति को जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब यह केवल एक विधिक अधिकार है और इसे अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, यदि राज्य सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करते तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? तो साथियों, अगर राज्य जो है नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करती है तो इसके विरुद्ध में हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, लेकिन जनता का दबाव होता है, क्योंकि जनता द्वारा चुनी प्रतिनिधियों की सरकार होती है, तो मतदाता इस बात के लिए बाध्य कर सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का पालन किया जाए। इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका जो है नीति निर्देशक तत्व है। बेरोजगारी जीवन भत्ता, ये भी आपका है। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, ये भी। लेकिन सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये अनुच्छेद 16 के अंतर्गत मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक कर्तव्यों के संविधान के किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? तो हम सभी जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति की जो है सिफारिशों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? संसदीय शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें एक नाम मात्र का प्रधान और एक वास्तविक प्रधान होता है। नाम मात्र प्रधान संवैधानिक प्रमुख होता है और जो वास्तविक प्रमुख होता है वो कार्यों के प्रति होता है। तो जो संस्थात्मक शासन व्यवस्था होती है इसमें मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वो वास्तविक शक्तियों का उपभोग करती है। भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया।
साथियों कि इसमें दिए गए सभी विकल्प गलत हैं, क्योंकि जो है 1953 में जो है भाषाई राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया था, अतः इसमें दिए गए सभी विकल्प गलत हैं। संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? हम सभी जानते हैं कि भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वो उसमें किसी भी विषय पे मतदान नहीं कर सकता है। संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है वह समय जिसमें सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा का समय जिसमें कोई कार्यसूची निश्चित नहीं रहती है। किसी दिवस के निश्चित कार्यसूची की समाप्ति के बाद का 1 घंटे का समय। भोजन अवकाश का समय। तो साथियों इसका विकल्प दूसरा सही है, जिसमें कहा गया है प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे का समय जिसमें कार्यों की कोई सूची नहीं होती है। राज्य सूची किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? साथियों हम सभी जानते हैं कि राज्य सूची कोई भी विषय आर्टिकल नंबर 249 के तहत राज्यसभा उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में होती है संघ की, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। सॉरी चौथा विकल्प इसका नहीं दिख रहा है। तो गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन थी साध्य साधन की पवित्रता है, यह महात्मा गांधी की सबसे बड़ी देन थी। पंचशील का सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। लोकतांत्रिक समाजवाद महात्मा गांधी की देन नहीं थी, और मजदूर आंदोलन भी इनकी देन नहीं थी। अगला प्रश्न है भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है? भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकपाल एवं लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित कर की? यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इन्होंने ये पूछा है कि संसद द्वारा ये कब पारित हुआ है। तो सर्वप्रथम जो है 1968 में जो शांति भूषण ने लोकपाल बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया था, और जिसे चौथी लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था। तो विकल्प हमारा 1969 सही है। 1969 के द्वारा जो है संसद ने इस अधिनियम पारित किया था, और महाराष्ट्र पहला राज्य है जहां पर 1971 में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त करके इसके प्रचलन किसी भी रूप में निषेध किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता के किसी भी रूप के चलन की मनाही करता है, वो अस्पृश्यता का निषेध करता है। प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? साथियों जो प्रथम नागरिकता अधिनियम था वो 1955 में पारित किया गया था। इसके बाद में जितने भी आए हैं नियम वो संशोधन के अंतर्गत आए हैं, अधिनियम के अंतर्गत नहीं आए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस सन में होम रूल लीग के सचिव बनाए गए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1916 में होम रूल लीग का सचिव बनाया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था? तो केंद्रीय मंत्री ने जो है 1998 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंश हैं? तो हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 सदस्य हैं, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सामाजिक आर्थिक परिषद हैं। तो ये था आज का TGT 2003 का पेपर। साथियों हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।